इस बात से अंदाजा लगा लें कि धमाका हुआ बेरूत में, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की जियोलॉजिकल सर्वे टीम ने 3.3 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के झटके रिकॉर्ड किए। शेफील्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स के अंदाजे के मुताबिक ये धमाका 15 लाख केजी टीएनटी ब्लास्ट के बराबर था। पहले धमाके से 1000 टाइम्स बड़ा और तकरीबन हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब का 10%। बेरूत एक्सप्लोजन दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर ब्लास्ट तस्वर किया जाता है। यहाँ तक कि इस धमाके ने अर्थ की आयनोस्फीयर को भी डिस्टर्ब कर दिया, यानी स्पेस के करीब जो आखिरी एटमॉस्फेरिक लेयर होती है वो भी डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से चंद सेकंड्स के लिए जीपीएस और रेडियो सिग्नल्स में डिस्ट्रप्शन पलक झपकते ही बेघर हो गई। हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर्स जहां जख्मियों का इलाज होना था वो भी धमाके की जद में आकर तबाह हो चुके थे। कई हॉस्पिटल्स ने पार्किंग लॉट्स और फुटपाथ्स पर ही जख्मियों का इलाज करना शुरू कर दिया। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, जो बेरूत पोर्ट से चंद 100 मीटर्स के फासले पर था, पूरी तरह तबाह होने के बाद भी पेशेंट्स का इलाज टूटे हुए फुटपाथ्स पर करता रहा। लेकिन इसके बावजूद हजारों जख्मियों को सिर्फ इस वजह से वापस भेजना पड़ा क्योंकि फुटपाथ पर भी जगह कम हो गई थी। माना जाता है कि ब्लास्ट के बाद बेघर लोगों को बेरूत के उन लोगों ने अपने घरों में पनाह दी जिनके घर पोर्ट के काफी दूर होने की वजह से ये सब शुरू हुआ था 2013 में, जब एक रशियन शिप जॉर्जिया से मोज़म्बिक जा रही थी। लारोसा नामी इस मर्चेंट वेसल को समंदर में 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका था और टेक्निकल मसलों की वजह से इसे बेरूत में ही डॉक करना पड़ा। इस शिप में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था जो अब बेरूत पोर्ट पर डॉक कर चुकी थी, मगर ये शिप फिर कभी बेरूत से निकली ही नहीं। शिप के कैप्टन ने बताया कि शिप के मालिक उस वक्त पैसों की तंगी का शिकार थे और उन्होंने सोचा कि लेबनान में कुछ और कार्गो उठाकर मोज़म्बिक रवाना, लेकिन जो कार्गो उन्होंने लेबनान से बुक किया उसकी वजह से लोड काफी बढ़ गया था और शिप के क्रू ने उसे ले जाने से इनकार कर दिया। शिप के मालिक ने न सिर्फ क्रू की सैलरी रोक दी बल्कि पोर्ट चार्जेस भी नहीं दिए। बेरूत में अथॉरिटीज ने शिप के क्रू को अगले 11 महीनों तक उसी शिप में बंद रखा क्योंकि उनके पास लेबनान में एंटर होने का वीजा नहीं था। आखिरकार 2014 में क्रू को रिहाई मिली, पर अनपेड डॉक फीस और ड्यूटीज की वजह से शिप को जब्त कर लिया गया। जो एक्सप्लोसिव कार्गो था उसे अथॉरिटीज ने कॉन्फिस्केट करके हैंगर नंबर 12 में ट्रांसफर दिया था, जहां वो 2020 के इस खौफनाक हादसे तक पड़ा रहा। इन 6 सालों के दौरान जब ये खतरनाक केमिकल हैंगर नंबर 12 में बेतरतीबी से पड़ा था, पोर्ट अथॉरिटीज ने कई मर्तबा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ईमेल भेजकर वार्निंग्स भी दी, लेकिन लेबनान की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली ईमेल 2014 में कस्टम्स के फॉर्मर डायरेक्टर ने एक अर्जेंट मैटर जज को भेजी और इस बात का एहतियात से जिक्र किया कि ये इंतहाई खतरनाक केमिकल पोर्ट पर रखना बहुत रिस्की है, लेकिन उसियों की वजह से यहाँ आग लगी थी जो फिर इन धमाकों की वजह बनी। आज 2025 में इस धमाके को 5 साल होने को हैं, लेकिन असली जिम्मेदारों को सजा तो क्या, उनका ट्रायल भी सही से नहीं हुआ। पॉलिटिकल मसलों, मिनिस्टर्स की लीगल इम्यूनिटी और जुडिशरी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आज तक इन्वेस्टिगेशन बार बार रुकती चली आई है। जज फादी सावन ने जब हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स को चार्ज किया तो उन्हें हटा दिया गया। फिर जज तारिक बितार ने केस को दोबारा उठाया तो हिजबुल्लाह और अमल जैसे ग्रुप्स ने उनकी मुखालिफत की और कोर्ट में स्टे ऑर्डर फाइल कर दिया। 2022 से 2024 तक इन्वेस्टिगेशन पूरी तबाही के इस नाकाबिले यकीन हादसे के 4 सालों के बाद भी बेरूत में उसके निशानात अब भी बाकी हैं। ब्लास्ट की जगह पर एक 8 फुट लंबा स्टैचू खड़ा है जो टूटे हुए शीशों, मुड़े हुए सरियों और तबाहशुदा घरों के मवाद से बनाया गया है। ये स्टैचू एक औरत की शक्ल में है जो एक तलवार उठाए उन 218 लोगों की याद में